तो दोस्तों नमस्कार, बिग ब्रेकिंग लेकर आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। हमारे साथ हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी हैं और आप तमाम साथी, एक बार फिर आप सबका स्वागत इस बिग ब्रेकिंग में। आप जानते हैं कि आज वक्फ संशोधन अधिनियम जो अब कानून बन चुका है उस पर सुनवाई होनी है। जो सुनवाई पहले 17 अप्रैल को हुई थी, उसके बाद वहां एक नोटिस भी जारी हुआ सरकार को और साथ साथ उस पर रोक भी लगी। कुछ अलग अलग प्रावधानों पर 3 अंतरिम वहां पर ऑर्डर दिए गए सरकार की तरफ, सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन आज सुनवाई होनी है, बहुत अहम सुनवाई, और 3 जजों की बेंच इसकी सुनवाई कर रही है, जिसमें खुद सीजेआई मौजूद हैं। सीजेआई संजीव खन्ना का साथ देते हुए जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन, ये 2 रहेंगे उनके साथ। और आज फिर सवालों की बौछार होगी और साथ साथ वक्फ संशोधन अधिनियम जो है, जो कानून में तब्दील हो चुका है क्योंकि राष्ट्रपति उस पर मुहर लगा चुकी हैं, यानी वक्फ का जो नया कानून है उस कानून के प्रावधानों पर जो आपत्तियां जताई गई हैं, एक नहीं बल्कि 70 से ज्यादा याचिकाएं लगी थी, रिट पिटीशन दायर किए गए थे, उन सब पर सुनवाई हुई। और इसमें कपिल सिब्बल से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी तक तमाम वरिष्ठ वकीलों की टोली वहां मौजूद थी, आज भी मौजूद। अभी से थोड़ी देर बाद, अब 2 बज गए ऑलरेडी, अमलेंदु जी को भी ले आई स्क्रीन पर, और सुप्रीम कोर्ट में सीधे क्या कुछ चल रहा है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा दिन, क्योंकि अब इस पर हलफनामे दायर किए गए थे और वो सब कुछ यहां सरकार की तरफ से भी और वक्फ बोर्ड की तरफ से, जो इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी जो सरकार का जवाब आया है उस पर अपना जवाब दिया गया है। तो यानी यहां पर जवाबी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन अब आगे सुनवाई की कार्रवाई जो है वो चालू होने वाली है। अमलेंदु उपाध्याय जी, और क्या कुछ होने वाला है, होने जा रहा है। कोर्ट रूम नंबर 1, जी हां, कोर्ट रूम नंबर 1 जो है वो सीजेआई का होता है सुप्रीम कोर्ट में, और वो अभी खचाखच भर चुका है, खचाखच भर चुका है। और इसलिए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025, क्या वो कानून में जो तब्दील हो चुका है, क्या वो अब उल्टा यानी पीछे हटेगा? यानी कानून में जिन प्रावधानों को लाया गया है उन प्रावधानों पर रोक लग जाएगी परमानेंटली, या यहां से कुछ और होने जा रहा है? अमलेंदु जी, पहली प्रतिक्रिया, क्या चल रहा है कोर्ट रूम में सीधे? देखिए राजीव जी, एक तो सरकार की तरफ से 1332 पेज का हलफनामा जो था वो दायर किया गया, और उसके जवाब में मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी है जो हलफनामा दायर किया गया, और सरकार के हलफनामे पे आपत्ति जताई गई। और ये कहा गया कि जो सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है वो सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने वाला है, और जिन अधिकारियों ने ये हलफनामा दायर करवाया है, उनकी मतलब तैयार करवाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा गया। अब जो आज सुनवाई होनी है राजीव जी, अब थोड़ी देर में असेंबल होगी, कोर्ट जो है असेंबल हो गई है, बेंच, ये खबर आ रही है कि बेंच असेंबल हो गई है और सुनवाई बस अब शुरू ही होने वाली है। बेंच असेंबल हो चुकी है, यानी बेंच के 3 जज आ चुके हैं, सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन, ये तीनों आ चुके हैं, बैठ चुके हैं। अब सुनवाई होगी कुछ ही पल में, मिनट भी नहीं, कुछ ही पल में, कुछ सेकंड में सुनवाई शुरू होगी, ये मान के चलिए। और पल पल की रिपोर्ट, सुनवाई में कौन क्या बोलने जा रहा है, क्या कहने जा रहा है। इधर सरकार की तरफ से आप जानते हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपनी बात लगातार रखते आए हैं, वो फिर रखने की कोशिश करेंगे। तो तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल एक तरफ इन तमाम वकीलों को, और उनके साथ साथ देखिए सरकार की तरफ से न सिर्फ तुषार मेहता बल्कि हरीश साल्वे साहब भी उस दिन खड़े हुए थे, और हरीश साल्वे ने रोका था तुषार मेहता को। आप याद कीजिए, एक मसले पे जहां तुषार मेहता फंस रहे थे, लेकिन हरीश साल्वे सॉलिसिटर जनरल नहीं हैं, इसलिए यहां पर मामला जो है वो दूसरा बनता है, क्योंकि हरीश साल्वे अभी प्राइवेट वकील की तरह से वहां पे हैं, और सरकार यानी कि इस कानून के जो रखवाले हैं, यानी ये कानून आगे बढ़े उसकी तरफ से वो अपनी बात रख रहे हैं। तो हरीश साल्वे भी हैं, कपिल सिब्बल भी हैं, और अभिषेक मनु सिंघवी भी हैं, और भी कई सारे महमूद प्राचा भी हैं, कई सारे वकील हैं यहाँ पे जो अपनी बात रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मसले पे हम चर्चा करें। आप कुछ आगे बता रहे थे। हाँ जी राजीव जी, यही कहा था कि जो सरकार ने हलफनामा दायर किया है उसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष का भी आ गया है, और एक और हस्तक्षेप याचिका दायर की गई है। नारायण स्वामी, जो नारायण गुरु हैं, उनको मानने वाला जो एक ट्रस्ट है
उसने याचिका दायर की है राजीव जी, और उसने मुस्लिम पक्ष का समर्थन में और इस कानून के विरोध में याचिका दायर की है। अरे वाह। हाँ। और उसका कहना यह है कि ये कानून जो है ये हमारा जो संवैधानिक ढांचा है और जो हमारा सेक्युलर चरित्र है राज्य का, उसका उल्लंघन करता है और मुसलमानों को अपने उससे अधिकारों से रोकता है। तो ऐसे समय में हम खामोश नहीं बैठ सकते, इसलिए उसने भी हस्तक्षेप याचिका दायर की है। तो अब इसका मतलब उसमें भी वो पार्टी बन गए हैं। तो अब वो सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि 5 याचिकाएं ली हैं, बाकी सबको कहा है कि आप उसमें हस्तक्षेप याचिका आप दायर कीजिए, तो वो हस्तक्षेप याचिका ही दायर की गई है। तो एक बड़ा डेवलपमेंट जो है ये भी समझा जा रहा है। 3 तारीख को याचिका दायर की गई थी और अब वो लिस्टिंग में आ गई है, वो भी इसमें शामिल हो गई है राजीव जी। जी ये बिल्कुल एक महत्वपूर्ण खबर है। बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच एक खबर और आ रही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का आरोप लगाते हुए दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। राहुल गांधी के ऊपर दोहरी नागरिकता का एक सवाल बार बार आ रहा है, उस याचिका को लखनऊ बेंच ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है उसने खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्र सरकार को इस मामले में अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद अब यह मामला खारिज हो गया है। याचिका में दावा किया गया था कि राहुल गांधी भारत के साथ साथ ब्रिटेन के भी नागरिक हैं, इसीलिए वो संविधान के अनुच्छेद 84A के तहत चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं, लेकिन इस याचिका को खारिज कर दिया गया है केंद्र सरकार के इस फैसले। और इस बीच वक्फ पे सुनवाई शुरू हो चुकी है। सीजेआई यहां संजीव खन्ना अपनी बात रख रहे हैं। वक्फ पे सुनवाई, वक्फ संशोधन बिल जो अब कानून बन चुका है, इस पर सुनवाई शुरू हो चुकी है और सीजेआई संजीव खन्ना अपनी बात रख रहे हैं। अमलेंदु जी, यहां वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कानून बनने के बाद अब यहां पर ये सवालों के घेरे में है, कानूनी दांव पेच में उलझा हुआ ये कानून खुद, ये कानून कानूनी दांव पेच में उलझा हुआ है। किसकी जीत होती है, किसकी हार होगी, ये तो देखा जाएगा, लेकिन बहुत गंभीर मसला वक्फ को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। और अभी कोर्ट उधर असेंबल, सीजेआई संजीव खन्ना अपनी बात रख रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जरा आपसे सुनना चाहता हूं अमलेंदु जी, कि सीजेआई संजीव खन्ना वहां कह क्या रहे हैं। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि हमने जवाबी हलफनामे पर बहुत गहराई से विचार नहीं किया है। हाँ, आपने पंजीकरण के संबंध में कुछ बिंदु उठाए हैं, कुछ विवादित आंकड़े दिए हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता होगी। आपने कुछ पहलुओं पर विचार किया है, लेकिन उन्हें स्पष्ट करने की आवश्यकता है। मुझे अंतरिम चरण में कोई निर्णय या आदेश सुरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले की सुनवाई यथोचित रूप से पहले की तारीख पर करनी होगी और यह मेरे समक्ष नहीं होगा। ये सीजेआई ने कहा है राजीव जी कि जो जवाबी हलफनामा दायर किया गया है उसमें पंजीकरण के संबंध में कुछ बिंदु उठाए गए हैं, कुछ विवादित आंकड़े दिए गए हैं। यानी सीजीआई ने माना है कि जो हलफनामे में आंकड़े दिए सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं वो विवादित हैं, और विवादित इसलिए हैं क्योंकि उन आंकड़ों को विवादित कहते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो अपना हलफनामा दायर किया है, जिसमें बताया है कि जो आंकड़े दिए गए हैं सरकार की तरफ से ये आंकड़े गलत हैं। और खासकर 2013 में जो वक्फ संशोधन आया था उसके बाद से जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों को यहां पर रखा गया है सरकार की तरफ से, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। और यही बात यहां पर सीजेआई संजीव खन्ना कह रहे हैं कि हमने आपके जो सरकार से कह रहे हैं, यानी वहां सॉलिसिटर जनरल जो सरकार की तरफ से आए हुए हैं तुषार मेहता, उनको कह रहे हैं कि हमने आपके जवाबी हलफनामे पर हमें विचार करना होगा, गहराई से विचार करने की जरूरत है, जो हमने अभी नहीं किया है। हाँ, आपने रजिस्ट्रेशन को लेकर, जो रजिस्ट्री है वक्फ रजिस्ट्री, उस रजिस्ट्री को लेकर जो संबंध में आपने कुछ बिंदु उठाए हैं और कुछ विवादित आंकड़े दिए हैं जिन पर कुछ विचार करने की जरूरत है, आवश्यकता है। आपने कुछ पहलुओं पर विचार किया है, लेकिन उन्हें स्पष्ट करने की जरूरत है। आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा है, ये नहीं, वो है। जो सवाल उठाए गए थे 16 और 17 अप्रैल को जो सुनवाई हुई थी 2 दिन लगातार, और उसमें मुझे अंतरिम चरण में कोई निर्णय या आदेश सुरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले की सुनवाई यथोचित रूप से जल्दी करनी होगी और यह मेरे समक्ष नहीं होगा। ये कह रहे हैं क्योंकि अब तो मैं रिटायर होने वाला हूं, इसलिए मेरे सामने नहीं होगा, लेकिन इसकी सुनवाई जल्दी करनी होगी, ये कह रहे हैं यहां पर साफ साफ कह रहे हो। इसके साथ ही उनका कि यदि आप सभी सहमत हैं तो हम इसे बुधवार के लिए जस्टिस गवई की पीठ के समक्ष पेश कर सकते हैं, या इस पर तो एस जी मेहता ने कहा कि उन्हें कोई इससे समस्या नहीं है। तो यानी अब जस्टिस गवई जो है इस मामले को देखेंगे, और जस्टिस गवई, चूंकि ये कहा है सीजीआई ने कि अब ये मेरे सामने नहीं होगा, चूंकि वो रिटायर हो रहे हैं, तो इसलिए जस्टिस गवई की पीठ जो है अब इसको और सबसे बड़ी चीज है कि जस्टिस गवई जो हैं वही अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं 14 मई को।
14 मई, आज 5 मई है, ठीक 11वें दिन, आज से 11वें दिन 14 मई को जस्टिस BR गवई देश के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। इसलिए जस्टिस गवई की बेंच को हमको भेजना होगा आपके इस केस को, लेकिन इतना जरूर है कि इस केस को, इसकी गंभीरता को देखते हुए इस पर सुनवाई जल्दी करनी होगी, CJI कह रहे हैं। और क्या कुछ है? हाँ, उन्होंने कहा कि मुझे उन्हें जो है 2 या 3 दिन देने होंगे, यानी 2 या 3 दिन जस्टिस गवई को देने होंगे ताकि वो इस केस को समझ सकें। और जो पिछला जो आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट का, वो याचिकाएं जो हैं वो, और साथ में जो हलफनामा दायर किया गया केंद्र सरकार की तरफ से और उसका जवाबी हलफनामा दायर किया गया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, तो उन सबको समझने के लिए उन्हें 2 या 3 दिन का समय होगा। तो इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगला सप्ताह बेहतर रहेगा। तो CJI ने कहा कि अगले गुरुवार को जस्टिस गवई की पीठ के समक्ष ये मामला रखा जाएगा। तो सिंघवी ने कहा कि न्यायमूर्ति ने हमसे छुटकारा पाने का एक तरीका खोज लिया है। ये कहा मतलब कि मजाक में कह रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी थोड़ा मजाकिया किस्म के इंसान हैं, आप जानते हैं। कल ही आपने उनका पॉडकास्ट हमारे साथ देखा है और उनसे इस विषय पर भी हम लोगों ने औपचारिक और अनौपचारिक वक्फ संशोधन बिल जो कानून है उस पर हम लोगों ने काफी बात भी की। और चूंकि इस केस को वो लड़ भी रहे हैं तो इसलिए उन्होंने कहा भी कि जो बातें मैं रखूंगा उतना ही कह सकता हूं, आगे नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि मामला प्रिजुडिस है, कोर्ट के अंदर है। CJI ने कहा अभी जो बात हो रही है, चलिए वो बात अलग है, लेकिन यहां जो बात चल रही है वो ये कि अगर आप सभी सहमत हैं तो हम इसे बुधवार को जस्टिस गवई की बेंच के समक्ष पेश करेंगे। यानी कि बुधवार, आज सोमवार है और बुधवार परसों की बात है, तो वहां उनके सामने, तो इस पर सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि मुझे कोई समस्या नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। और फिर इसके बाद कह रहे हैं, CJI कह रहे हैं कि मुझे कम से कम 2 या 3 दिन तो देने होंगे जस्टिस गवई को, क्योंकि वो इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, इस केस की ब्रीफिंग होगी। उसके बाद क्योंकि कोई भी जज, खासकर वकील तो वकील, लेकिन जज भी केस को पूरा पढ़ता है, देखता है, उनको ब्रीफ करवाया जाता है, बताया जाता है, उसके बाद वो आगे उस पर निर्णय लेते हैं। तो अगले गुरुवार को जस्टिस गवई की बेंच के समक्ष बोल रहे हैं कि रखा जाए। तो इस पर सिंघवी साहब कह रहे हैं कि जस्टिस ने हमसे छुटकारा पाने का एक त्वरित तरीका खोज लिया है। यही कि CJI साहब ने, संजीव खन्ना साहब ने हमसे छुटकारा पाने का एक तात्कालिक त्वरित तरीका खोज लिया और कह रहे हैं कि इसको गवई की बेंच में दे दिया जाए। गवई की बेंच में देने का मुख्य मकसद यही है क्योंकि ये CJI बनने जा रहे हैं। 14 तारीख को CJI बनेंगे जस्टिस गवई और 15 तारीख के लिए ये सूचीबद्ध करने की बात कह रहे हैं कि लिस्ट करवा दीजिए 15 तारीख को, 15 मई को। लेकिन उससे पहले बुधवार को कह रहे हैं कि बुधवार को जस्टिस गवई के बेंच में दे दिया जाए। जी राजीव जी, जस्टिस गवई की बेंच को दिया जाएगा बुधवार को और 15 मई को इसकी अगली सुनवाई होगी और वहाँ इसको लिस्ट किया जाएगा। ये आदेश CJI ने दे दिया है। अगले CJI मतलब वर्तमान CJI जो हैं उन्होंने आदेश दिया है कि ये 15 मई को सूचीबद्ध किया जाए और अगले CJI जस्टिस गवई जो हैं उनकी बेंच इस मामले की अब सुनवाई करेगी। महत्वपूर्ण बात राजीव जी यहाँ है कि जब जैसी सुनवाई शुरू हुई, CJI जस्टिस संजीव खन्ना ने साफ तौर पे कहा कि हमने जवाबी हलफनामे पर बहुत गहराई से विचार नहीं किया है, लेकिन आपने पंजीकरण के यानी रजिस्ट्रेशन के संबंध में कुछ बिंदु उठाए हैं और कुछ विवादित आंकड़े दिए हैं। सरकार से कहा कि आपने रजिस्ट्रेशन के संबंध में कुछ बिंदु उठाए हैं और विवादित आंकड़े दिए हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता होगी। चूंकि हलफनामे में आ गया है कि 1923 से ही वक्फ की रजिस्ट्री का कानून बना हुआ है, तो इसलिए रजिस्ट्री पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। पिछली बहस में भी ये आया था जब पूछा गया था अदालत की तरफ से कि भाई जो 1000 साल पुरानी संपत्तियां हैं उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उसका कैसे आएगा और आप उसको डिनोटिफाई कर देंगे। इसको लेकर बहुत चिंताएं होती वो सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी। उसी पर जो हलफनामा दायर किया केंद्र सरकार ने, उसमें बताया कि 1923 से रजिस्ट्रेशन का कानून है तो उससे जाएगा, लेकिन 1923 से पहले क्या हुआ इसको लेकर चिंताएं थी। आज भी जो है वो चिंताएं CJI ने कहा और कहा कि आपने कुछ विवादित आंकड़े दिए हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता होगी और उन्होंने कहा कि आपने कुछ पहलुओं पर विचार किया है लेकिन उन्हें स्पष्ट करने की आवश्यकता है। मतलब जो कहा गया
गया है कि साहब वो 2013 का जो संशोधन हुआ कानून में, उसके बाद जो है कब्जे बढ़ गए वक्फ की संपत्तियों के। वक्फ की संपत्तियां जो थी वो 112-113% तक बढ़ गई। तो यानी इस सब की जो है वो स्पष्ट करने की आवश्यकता होगी। और उन्होंने कहा कि जो अंतरिम चरण है, जो इंटरिम स्थिति है, उसमें कोई निर्णय या आदेश सुरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। यानी जो 17 अप्रैल को जो आदेश था कोर्ट का, वो प्रभावी रहेगा, इसलिए अभी कोई उसके अलावा अंतरिम आदेश की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप सभी सहमत हैं तो बुधवार को जस्टिस गवई की पीठ जो है वो इसकी सुनवाई करेगी। इस पर एसजी जो तुषार मेहता थे उन्होंने कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। सीजीआई ने कहा कि हमें उन्हें कम से कम 2 या 3 दिन देने होंगे। इस पर जो अभिषेक मनु सिंह भी थे उन्होंने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि अगला सप्ताह बेहतर रहेगा, अगले सप्ताह इस पर सुनवाई हो तो बेहतर रहेगा। आज जो सुनवाई होनी थी राजीव जी, इसमें उम्मीद ये जताई जा रही थी कि जस्टिस संजीव खन्ना चूंकि इस हफ्ते रिटायर हो जाएंगे, तो इसलिए उससे पहले जाते जाते वो कोई आदेश दे सकते हैं। लेकिन जो केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल किया और जवाब में जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हलफनामा आया, उससे ये लगता है कि अब शायद कुछ समय और लगेगा, चूँकि उस जो हलफनामा दायर हुआ है उसको समझने में। 1332 पेज का केंद्र सरकार का हलफनामा है और उस पर सीजीआई ने साफ तौर पर कहा कि हमने जवाबी हलफनामे पर बहुत गहराई से विचार नहीं किया है। इसलिए आपने जो कुछ बिंदु उठाए हैं, कुछ विवादित आंकड़े दिए हैं, उन पर विचार करने की आवश्यकता होगी। यानी जो सरकार का हलफनामा है उस पर विचार करने की आवश्यकता होगी। तो इसलिए अब ये नए जो सीजीआई आएंगे उनकी पीठ को एक मुकदमा ट्रांसफर किया जा रहा है और ये सारे बिंदु अब नए सीजीआई जो है वो उसको देखेंगे। हालांकि मुझे लगता है कि जो पीठ है इसमें बाकी के 2 जजेस जो होंगे वो यही रहेंगे, चूंकि वो पहले से इस मामले में जुड़े हुए हैं। तो सीजीआई रिटायर हो रहे हैं तो उनकी जगह दूसरे सीजीआई आएंगे और उनको 2-3 दिन का समय मिलना चाहिए। तो 15 मई जो है वो मुकर्रर हुई है अगली तारीख, और सीजीआई ने कहा है कि इसको अगली 15 तारीख के लिए मुकर्रर किया जाए, इसको लिस्ट किया जाए। बिल्कुल, यहाँ तुषार मेहता ये भी कह रहे थे कि हम चाहते थे कि चूंकि इस पे आप सुनवाई कर रहे थे तो आपके जितने सवाल थे उन सवालों का जवाब हम देना चाहते थे, लेकिन हमको पता है कि आपके पास समय नहीं है, इसलिए हम आपको शर्मिंदा नहीं करेंगे। और लेकिन इस पर सिब्बल साहब जो हैं, कपिल सिब्बल ने थोड़ा सा इस पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि बेशक तुषार मेहता जी के पास हर बात का जवाब है। तो यहाँ उन्होंने, कपिल सिब्बल ने चुटकी ली और कहा कि बेशक तुषार मेहता जी यानी एसजी जो हैं इनके पास उनके हर सवाल का जवाब है। लेकिन इस पर इसके बाद सीजीआई ने कहा कि मुझे इसको बुधवार को बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष इसको सूचीबद्ध कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये सारी चीज़ें चल रही थी। इस बीच तुषार मेहता ने कहा कि ये अच्छा नहीं लग रहा है कि आपके पास समय कम है, ये हम कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सीजीआई ने कि नहीं, मैं इस समय का इंतज़ार कर रहा था, यानी रिटायरमेंट का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो रिटायरमेंट का कोई इंतजार कर रहा है, ये कहना अपने आप में छोटी बात नहीं हो सकती, बड़ी बात है। तो यहां पर पैरेलली 2 बातें चल रही हैं दोस्तों। 2 बजे जैसे ही बेंच बैठी और मात्र 5 मिनट का समय बीता है और उसके बाद जस्टिस बीआर गवई का नाम आ गया और यहां पर संजीव खन्ना जी ने साफ साफ कहा कि आप लोगों ने जो सरकारी पक्ष और जो याचिका दायर जिन लोगों ने की है, उस पक्ष ने, दोनों पक्षों की तरफ से जो हलफनामा, जो बातें आई हैं, उन बातों पर बात करनी होगी, यानी बहस करनी होगी, लेकिन मेरे पास समय कम है, इसीलिए मैं इसको, और उसमें कुछ विवादित बातें भी हैं, रजिस्ट्री को लेकर विवादित बातें हैं, वक्फ को लेकर, और उसके अलावा जो हलफनामा है उसमें सरकार पर कुछ सवाल दागे गए हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी। तो ये दोनों साइड से इस पर अच्छी बात बहस होनी चाहिए और जिसके लिए मैं उपलब्ध नहीं रहूंगा, क्योंकि आई एम गोइंग टू बी रिटायर्ड, मैं रिटायर होने जा रहा हूं। और इसलिए अब 14 तारीख को बीआर गवई देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, और इसलिए उनकी बेंच को यह दे देना बेहतर होगा, तो ताकि वो कुछ पढ़ भी लें, इस बारे में बात कर लें। बुधवार को चाहते थे, फिर उसके बाद सिंघवी साहब ने भी कहा, इन्होंने कहा कि 15 तारीख को कर दिया जाए। 15 तारीख दिन कौन सा है? शायद बुधवार ही है। और अमलेंदु जी, तो 15 तारीख को, हाँ थर्सडे है, गुरुवार है, तो 14 तारीख बुधवार को ये होंगे और गुरुवार को, मतलब अगले गुरुवार को 15 तारीख को इस पर सुनवाई होगी। ये बात अभी तक यहाँ आई है। जी हाँ, चूंकि 14 तारीख को वो लेंगे ओथ सीजीआई की जस्टिस गवई,
और पहला मुकदमा जो उनके सामने बड़ा आएगा राजीव जी, वो यही आएगा और ये बड़ा मुकदमा पे उनको आदेश देना है। जब एसजी तुषार मेहता ने याद दिलाया उनको सीजीआई को कि आपकी सेवानिवृत्ति के बारे में याद दिलाना दुखद है, तो इस पर सीजीआई ने जवाब दिया, बहुत मतलब मज़ेदार तरीके में दिया कि नो नो नो, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, यानी मैं नहीं, मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ, यानी मैं रिटायरमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। यानी अब जस्टिस संजीव खन्ना रिटायरमेंट के बाद अपनी एक आराम की जो है वो एक तरीके कहा जाए पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ जो होती है उसको अब जीना चाहते हैं, उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब रिटायर होंगे। तो इसके साथ ही राजीव जी शायद जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच में एक बड़ा मुकदमा जो है ये आखिरी होगा जो जिसकी उन्होंने सुनवाई की, और जस्टिस गवई की बेंच में एक बड़ा मुकदमा ये पहला होगा जिसकी जस्टिस गवई सुनवाई करेंगे। तो वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान राजीव जी दोनों सीजीआई के साथ दो चीज़ें जुड़ गई कि जस्टिस संजीव खन्ना के कार्यकाल का ये आखिरी बड़ा मुकदमा होगा जिस पर उन्होंने सुनवाई की, और जस्टिस गवई की कोर्ट में ये पहला मुकदमा होगा बड़ा जिस पर जस्टिस गवई सुनवाई करेंगे। राजीव जी, हमारे बहुत सारे साथी लिख रहे हैं कि इन्होंने अपना जो इनके सिर पर जो एक बोझ था उस बोझ को किसी और के सिर पे डाल दिया है। वक्फ में यहाँ संजीव खन्ना को इस पे कुछ निर्णय ले सकते थे, हालांकि उन्होंने अंतरिम में यहाँ पर रोक लगाई हुई है कुछ प्रावधानों पे, और संजीव खन्ना ने और जो काम करना चाहिए था वो वहाँ कर गए हैं, इतना तो तय मानिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि अब जस्टिस बीआर गवई इस चीज को कैसे आगे बढ़ाते हैं, और जो जवाब हलफनामे में जो जवाब आया है सरकार की तरफ से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास अगर हो तो वो जवाब जरा बताने की कोशिश कीजिए कि सरकार ने जो जवाब दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस पर फिर काउंटर किया गया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, और भी बहुत सारी याचिकाएं जो लगी हैं। लेकिन आप याद कीजिए कि जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि बहुत सारी याचिकाएं हैं, लगभग 100 याचिकाओं में से सबकी सुनवाई तो नहीं होगी, लेकिन इसमें से रैंडमली हम 5 याचिका निकाल रहे हैं और इन 5 याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे। लेकिन साथ साथ एक सबसे बड़ी बात यहां यह भी है कि चाहे वो अभिषेक मनु सिंह भी हो या कपिल सिब्बल हो, ऐसे वरिष्ठ वकीलों की टोली वहां मौजूद और ये वक्फ कानून के खिलाफ ये आवाज बुलंद कर रहे हैं। वक्फ कानून के खिलाफ आवाज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बुलंद तो हो ही रहा है, लेकिन आवाज बुलंद हो रही है सड़कों पे भी। ये सबसे बड़ी चीज है, लगातार सड़कों पे। अभी कल ही बिहार में हमने देखा, फिर उधर हम लोगों ने बंगाल में भी देखा है, उत्तराखंड में, कई जगह देश के अलग अलग हिस्सों से यह आवाज बुलंद होते हुए कि वक्फ संशोधन कानून जो नया आया है, यह कानून कहीं ना कहीं यहां से एक चीज और भी है जो अभी आप कह रहे थे कि इस्कॉन जो इस्कॉन है, इस्कॉन नहीं, माफी चाहूंगा, नारायण स्वामी, नारायण गुरु या नारायण स्वामी संस्था जो है, आप उसको देख के, क्योंकि संस्थाएं और उसमें नाम अगर गलत बोल दूं तो फिर लोग नाराज भी हो जाते हैं, तो उसको देख के जरूर हम बताना चाहेंगे कि अगर कहीं गलत मैं बोल रहा हूं तो जो हिंदू संस्थाएं हैं, हिंदू धर्म की जो धार्मिक संस्थाएं हैं, उनमें से भी कुछ संस्थाओं ने इस बिल का, इस कानून का विरोध किया है। और ये इसलिए क्योंकि सबको लगता है कि आज ये कानून मुसलमानों के ऊपर, खासकर वक्फ के ऊपर अगर प्रहार है तो कल को हिंदुओं के लिए भी, हिंदुओं की जो धार्मिक प्रॉपर्टीज है उसके लिए भी, परसों चर्चेज के लिए भी, और चर्चेज की बात आ ही गई थी। इस पे एक बड़ा बवाल मचा था, जिसमें आप याद कीजिए कि कैसे देश के ही एक सांसद, गोड्डा से सांसद हैं निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया था उससे बवाल मच गया था। उन्होंने सीधे सीधे जस्टिस संजीव खन्ना को देश में गृह युद्ध करवाने का दोषी ठहरा दिया था। उस पर भी आज राजीव जी सुनवाई हुई, और उस पर जो सुनवाई हुई तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि इस पर हम अभी कोई मतलब फैसला आदेश नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम इस पर एक उचित आदेश जो है वो देंगे। यानी अवमानना की कार्रवाई को आज आगे नहीं बढ़ाएगा, लेकिन इस पर एक उचित आदेश आएगा, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ साफ कहा गया है। और जो दायर की गई राजीव जी हलफनामा सरकार की तरफ से, उसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसमें ये कहा गया कि एक तो इस कानून की आवश्यकता है और उसका औचित्य जो उसको स्पष्ट किया सरकार ने, और सरकार ने कहा कि वक्फ कानून में संशोधन का उद्देश्य इसकी आड़ में हो रहे निजी और सरकारी संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना है, जो महत्वपूर्ण बात है उसमें कही गई। और ये भी कहा कि वक्फ व यूज़र की व्यवस्था खत्म होने से मुस्लिम समुदाय का वक्फ करने का अधिकार नहीं छीना गया है, बल्कि कानून के दुरुपयोग पर लगाम लगाई गई है, जो हमेशा सरकार के तर्क रहते हैं।
तरीके का तर्क ये दिया गया है। और ये भी आरोप लगाया सरकार ने कि इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ता अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और सरकार ने यह कहा कि प्रमुख राजनीतिक दलों के सदस्यों वाली संसदीय समिति के बहुत व्यापक, गहन और विश्लेषणात्मक अध्ययन के बाद ये संशोधन किए गए। ये सरकार ने राजीव जी हलफनामे में जो कहा है उसकी मुख्य बातें ये हैं। अब इसमें अगर हम लोग इस पर बात करें राजीव जी, तो जो तर्क दिया गया है सरकार की तरफ से वो साफ तौर पे ये समझा जा सकता है कि ये तर्क जो है वो मतलब एक बचाने की, जो इसको कह सकते हैं कि अपना पक्ष रखने की जो सरकार ने कोशिश की है उसको लेकर बहुत सारे सवाल जो है वो उठे हैं। और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसने साफ तौर पे कहा है कि ये जो हलफनामा दायर किया गया है ये सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने वाला है। ये सरकार मतलब मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया है। अब ये हलफनामे में क्या क्या बातें कही गई हैं, अब जो सरकार ने खुद हलफनामा दिया है कि अगले आदेश तक वो कोई परिवर्तन नहीं करेगी, ये भी पिछले उसमें सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे खुद एसजी तुषार मेहता जब इंटरिम ऑर्डर आ रहा था। तो उनका हलफनामा सरकार का चूंकि है राजीव जी, तो वो इंटरिम ऑर्डर कायम रहेगा कि अगले उस तक आप कोई काम इस पर नहीं करेंगे अगले आदेश तक। तो ये साफ तौर पे समझा जा सकता है कि सरकार के हाथ फिलहाल बंधे हुए हैं, अगले सीजीआई जो है वो इसको आएंगे। यहाँ राजीव जी ये बता दिया जाए कि 8 अगस्त 2024 को जो था ये लोकसभा में बिल पेश किया गया। 9 अगस्त 2024 को 31 मेंबर की जेपीसी बनाई गई। इसकी जो भूमिका है वो बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। बहुत जरूरी है। हाँ। और 30 जनवरी 2025 को कमेटी ने लोकसभा अध्यक्ष को इसकी रिपोर्ट सौंपी। 28 मार्च 2025 को अमित शाह ने घोषणा की कि दोबारा बिल पेश होगा। 2 अप्रैल 2025 को बिल लोकसभा में पेश हुआ और 3 अप्रैल 2025 को राज्यसभा में पेश हुआ। 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति ने नए वक्फ कानून को मंजूरी दी और 8 अप्रैल 2025 को गृह मंत्रालय ने कानून लागू होने का नोटिफिकेशन जारी किया। और जैसे ही ये कानून पास हुआ वैसे ही तुरंत कांग्रेस के सांसद जो है मोहम्मद जावेद, सबसे पहले वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के चीफ है वो पहुंचे। उसके बाद फिर झड़ी लग गई वहाँ याचिकाओं की और 100 से ज़्यादा याचिकाएं लगभग वहाँ अब तक राजीव जी पहुँच चुकी हैं। और जब इस पर सुनवाई शुरू हुई तो जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ जो है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम सारी याचिकाओं को एक साथ एंटरटेन नहीं कर सकते, हम केवल 5 याचिकाओं को एंटरटेन करेंगे, बाकी सारी याचिकाएं जो इसमें हस्तक्षेप याचिकाओं के तौर पर रहेंगी, ये उन्होंने कहा। और दोनों पक्षों की तरफ से नोडल ऑफिसर जो है वो नियुक्त करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। अब जो ये मामला आएगा राजीव जी, जो पिछला जो आदेश था, मतलब जो इंटरिम आदेश आने वाला था, उस पर आज भी कहा सीजीआई ने कि इस स्थिति पर हमें आकर नहीं लगता कि हमें कोई इंटरिम ऑर्डर अभी देना चाहिए, क्योंकि जो पहले से आया हुआ है वो लागू रहेगा, जो सरकार का हलफनामा है वो लागू रहेगा। तो अब अगले सीजीआई जो है जस्टिस BR गवई जो बनेंगे अब अगले सीजीआई, उनकी पीठ इसको सुनवाई करेगी 15 मई को। 14 मई को वो शपथ लेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसकी अगली सुनवाई 15 मई को होगी। अगले सीजीआई जो हैं वो इस पर सुनवाई करेंगे, यानी जस्टिस BR गवई जो अब सीजीआई बनने जा रहे हैं वो इस पर सुनवाई करेंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान जो हैं संजीव खन्ना, उन्होंने साफ साफ अपनी कुछ बातें कही। सबसे पहली बात उन्होंने यही कही कि जो अंतरिम आदेश है वो अभी लागू रहेगा, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें जो हलफनामा आया है वो हलफनामा उस पे कुछ विवाद है और चूंकि इसमें विवादित तथ्य हैं इसलिए इस पर बहस होनी चाहिए और समय मेरे पास कम है, इसलिए बहस के लिए अब अगले सीजीआई के कोर्ट में ये जाएगा जैसे ही नेक्स्ट सीजीआई आते हैं। और अब ये भी तय हो गया कि ये 15 मई को तारीख मुकर्रर की गई है, लेकिन अभी 2 दिन बाद इसको उस कोर्ट में भेज दिया जाएगा, जस्टिस गवई की कोर्ट में। और ये भी कहा जा रहा था कि बुधवार को इसकी सुनवाई जस्टिस गवई कर लें, लेकिन फाइनली यही हुआ कि अब वो सीजीआई और 15 तारीख के लिए ये लिस्टिंग हुई है। बाकी दोनों संजीव कुमार और जस्टिस विश्वनाथन, ये दोनों तो रहेंगे ही इसमें, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि यहां संजीव खन्ना अब रिटायर हो रहे हैं। इस पर तुषार मेहता ने यह भी कहा कि आप रिटायर हो रहे हैं तो मुझे तकलीफ है। उन्होंने कहा कि मैं इस रिटायरमेंट का इंतजार कर रहा हूं, संजीव खन्ना ने कहा। लेकिन तीसरी सबसे बड़ी बात कि इस पूरे मसले पर जो विवाद खड़ा हुआ, बीजेपी के कई नेताओं ने जिस ढंग से बयानबाजियां की हैं वो दुखदाई हैं और उस पर सुप्रीम कोर्ट में मामला है, याचिकाएं लगी हुई हैं, जिसमें से एक नेता निशिकांत दुबे जो सांसद हैं, एक नहीं बल्कि 4 बार के सांसद हैं, उन्होंने जिस ढंग से वक्तव्य दिए हैं वो मानहानि का मामला बनता है और उस पर भी आज सुनवाई हुई है, जिसके बारे में अमलेंदु उपाध्याय जी बता रहे थे। और उस पर अब आगे बहस बाकी है।
और कोई भी इस पर लेकिन निर्णय कुछ आदेश। चूंकि राजीव जी अभी तक जो एसजी हैं और एजी हैं, उन्होंने जो अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने अवमानना का मुकदमा चलाए जाने की अनुमति अभी तक नहीं दी है। और इसी को लेकर विशाल तिवारी एडवोकेट हैं, उन्होंने अदालत से कहा कि भाई नहीं मिली है तो स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ले। इस पर अदालत ने कहा कि हम इस पर संज्ञान लेंगे, अभी अवमानना की कार्रवाई नहीं है, लेकिन हम इस पर एक सख्त आदेश अवश्य पारित करेंगे। तो अब वो देखना है सख्त आदेश क्या आता है। दूसरा जो राजीव जी जो हिंदू संगठन पहुंचा है मुस्लिम पक्ष के समर्थन में, वो नारायण गुरु जो केरल के राजीव जी 19वीं और 20वीं शताब्दी के बड़े समाज सुधारक रहे और जाति व्यवस्था के खिलाफ जिन्होंने बड़ा आंदोलन किया, उनकी शिक्षा को मानने वाला और उसका अध्ययन और प्रसार करने वाला स्थापित संगठन है श्री नारायण मानव धर्मम ट्रस्ट। इसने वो याचिका दायर की है और उसका कहना साफ तौर पे ये है कि चूंकि श्री नारायण गुरु ने धार्मिक सद्भाव और सभी लोगों की भलाई का समर्थन किया था, इसलिए भारत के मुस्लिम समुदाय और हमारे देश में सामाजिक न्याय पर वक्फ संशोधन अधिनियम के विनाशकारी प्रभाव के प्रति मूक दर्शक नहीं बना रह सकता। ये उस ट्रस्ट का कहना। तो राजीव जी एक बहुत बड़ा हस्तक्षेप इसको माना जा सकता है कि एक हिंदू व्यवस्था के अंतर्गत सुधारवादी संगठन जो है, और नारायण गुरु बहुत बड़े संत रहे हैं, खासतौर से दक्षिण में और केरल में उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा, उनके मानने वाले लोग जो हैं वो पहुँचे हैं मुस्लिम पक्ष के समर्थन में और सरकार द्वारा लाए गए इस कानून के खिलाफ। तो ये भी एक हस्तक्षेप याचिका इसमें शामिल हो चुकी है। अब देखना है कि इस पर आगे जब सुनवाई होगी 15 मई को, तब क्या क्या बातें राजीव जी सामने आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल 15 मई को जब इस पर सुनवाई होगी तो आगे क्या कुछ होता है। लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन, ये तीनों की पीठ के सामने ये मामला अभी चल रहा है। और अब चूंकि जस्टिस खन्ना रिटायर हो रहे हैं तो ये अब अगली बेंच जो है वो होने वाले अगले चीफ जस्टिस के हवाले इस केस को कर दिया गया है, और जिसमें अब बी.आर. गवई की लीडरशिप होगी, यानी वही इसकी अध्यक्षता करेंगे। और आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर कई सारे आरोप भी लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि वक्फ की कानूनी स्थिति को मान्यता देने का प्रयास किया जा रहा है जो पंजीकृत नहीं हो सकता है। ये बहुत सा वक्फ बाय यूजर की जो बात थी इसको लेकर भी, और जबकि सरकार हलफनामे में कह रही है कि वक्फ बाय यूजर का कोई यहां पर सेंस ही नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ यहां कहा जा रहा है कि वक्फ बाय यूजर, और उसमें सवाल भी पूछा गया था, आपको याद होगा कि अगर जो 14वीं 15वीं 16वीं शताब्दी में जो ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो वक्फ की हैं, उसके कागजात कहां से मिलेंगे, ये एक बड़ा सवाल था। तो इसलिए वक्फ बाय यूजर का मामला है। लेकिन आप भारत सरकार ने यहां कहा है कि 1923 का जो वक्फ कानून है, जो अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ कानून, उसी समय से रजिस्ट्रेशन का पालन किया जा रहा है। उसके बाद 95 का मामला आता है, फिर 2013 का मामला आता है। 3 अलग अलग साल आते हैं सामने अमलेंदु जी, जिसमें एक 1923, 1995, 2013 ये 3 मामले आते हैं। 3 अलग अलग ईयर्स आते हैं, साल आते हैं, जिसकी दलील दे रही है सरकार और कह रही है कि नहीं, ये कानून चूंकि पहले से चला आ रहा है तो हमने इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है, कोई छेड़छाड़ नहीं किया, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्री का कागज दिखा दो, वरना ये सरकार के हवाले। तो यहां एक बात। दूसरी बात कि अगर वक्फ बोर्ड में 22 मेंबर हैं तो 22 में से सिर्फ 8 मेंबर जो हैं वो मुस्लिम होंगे, बाकी उसमें से 2 महिला होंगी, बाकी गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं 12 मेंबर। ऐसी बातें भी चल रही हैं और इस पर भी अभी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। और ऐसे ही काउंसिल की बात है जिसमें भी कहा गया। तो ये, और महिलाओं में मेंबर्स कौन हो, कितने हो, किस समुदाय से हो, यह सब अभी तय होना है। वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या होगा यह तय करना है, रजिस्ट्री का क्या होगा यह तय करना है, और साथ में जो कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो भी कह लीजिए, कुछ राज्यों में कलेक्टर कहलाते हैं, कुछ राज्यों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहलाते हैं, लेकिन एक ही इंसान, एक ही पद है, और उसका रोल क्या होगा यह भी आइडेंटिफाई करना है। तो ये मेन 3, और इन तीनों को अभी, यानी कि वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में कोई बदलाव आप नहीं कर सकते, यह अभी लागू है। और उसके अलावा कलेक्टर कोई रोल अभी अदा नहीं कर सकता, यह लागू है। वक्फ बाय यूजर की जो नई परिभाषा, उसमें रजिस्ट्रेशन की बात, यह अभी लागू है। इन सब पे अंतरिम रोक लागू है, यह माना जाए। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, यही माना जाए कि अंतरिम रोक लागू है। और चूंकि सरकार ने खुद हलफनामा दिया है तो सरकार का हलफनामा है वहां, तो इसलिए अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया था। चूंकि सरकार ने खुद हलफनामा दिया है, इसलिए सरकार के हलफनामे के आधार पर यह लागू है और ये अंतरिम आदेश माना जाएगा अगले
जब तक कोई नया आदेश नहीं आता है तब तक ये लागू रहेगा, क्योंकि सरकार ने ये हलफनामा दिया कि अगले आदेश तक हम इसका पालन करेंगे। मतलब इंटरिम आदेश कोर्ट की तरफ से आता, उससे पहले ही सरकार पहुंच गई कि हम ये कानून का पालन इस तरीके से करेंगे और हम अदालत को वचन देते हैं और उसको ऑन रिकॉर्ड किया जाए, और तो कोर्ट ने उसको ऑन रिकॉर्ड राजीव जी ले भी लिया। ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरा जो कलेक्टर की भूमिका है उसको लेकर बहुत सवाल जो थे वो उठाए थे जस्टिस संजीव खन्ना ने पिछली सुनवाई में भी। उन्होंने कहा था कि आपने इसकी बताया ही नहीं है कि इसकी भूमिका क्या है कलेक्टर की, कौन कलेक्टर होगा। मतलब कानून जो कहता है कि कलेक्टर जो है वो जांच करने वाला भी होगा, एसडीएम भी हो सकता है, कलेक्टर भी हो सकता है, डीएम भी हो सकता है, यानी आपने उसका व्यापक फलक तैयार कर दिया। जांच करने वाला भी वही है और आदेश देने वाला भी वही होगा। तो ये कैसे हो सकता है कि यानी एक तरीके से कहा जाए राजीव जी कि दरोगा जी ही जांच करेंगे और दरोगा जी ही फांसी की सजा भी सुना देंगे। तो ये तो नहीं हो सकता ना, भूटान का कानून नहीं है, भारत का कानून है, इसलिए जो है ये नहीं हो सकता। तो यहाँ भी उल्लंघन किया गया है, यानी सीधा सीधा ये सवाल जो था वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा गया था। तो महत्वपूर्ण सवाल जो 3 पूछे गए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और उसी पर इंटरिम आदेश आना था, और आज भी जो है वो लागू है इंटरिम ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट का। सरकार इस पर आगे नहीं बढ़ सकती जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई अगला आदेश नहीं आया था। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उसकी जो नए कानून की जो धारा 3 है आर, और सबसे ज्यादा सेक्शन 3R, इस पर ही सवाल उठाए गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और जिसमें कहा गया है इसमें संशोधन वास्तव में उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ की कानूनी स्थिति को समाप्त कर देता है, जो पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड नहीं हो सकता है, और इस प्रकार उनके अस्तित्व की जड़ तक जाता है, यानी अस्तित्व पर ही खतरा है। ये कह रहा है, ये कहना है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, जो अपने तर्कों को संबोधित कर रहे हैं। और साथ साथ ये कि इसमें जो सेक्शन 3R है, यानी धारा 3R, इसको इन्होंने चुनौती दी है। और आप याद कीजिए कि इसी सेक्शन को चुनौती यहां पर जब बहस हो रही थी उस समय कपिल सिब्बल ने भी और अभिषेक मनु सिंघवी ने भी दी थी, ये कहकर कि वक्फ बाय यूजर संपत्तियों को केवल तभी मान्यता दी जाएगी जब वे पंजीकृत हो यानी रजिस्टर्ड हो। केंद्र ने वक्फ के निर्माण के लिए पंजीकरण को एक शर्त बना दिया है, जो कि अस्वीकार्य है। यह तर्क दिया गया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। जी बिल्कुल। लेकिन एक तो यह कानूनी पहलू है, दूसरा जो इस पर दबाव, और बीजेपी के चाहने वाले, बीजेपी के कार्यकर्ता, ये तमाम लोगों ने जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की, जिस प्रकार चूंकि यहां पर अंतरिम आदेश आया और उस आदेश के बाद जैसे दिनेश शर्मा जो पहले यहां पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो दिनेश शर्मा हो, या आप याद कीजिए कि निशिकांत दुबे हो, या ऐसे और भी कई नेता, इन लोगों ने सीधे कोर्ट पर जो प्रहार किया है वो गंभीर है। इसकी गंभीरता को समझने की जरूरत है कि अगर कोर्ट आपके हिसाब से नहीं चलेगा तो आप, यानी आप कोर्ट पर सीधे प्रहार करेंगे, आप अपने वक्तव्यों से, अपनी भाषा से, अपने बयानों से आप कोर्ट को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। यही यहां हुआ है, जिस मामले में याचिकाएं दायर की गई और उस पर भी आज सुनवाई हुई, और इस पर अभी आदेश आना बाकी है। तो एक ये गंभीर मामला है, क्या आदेश आएगा, कोई फाइन होगा, कुछ और होगा, यह देखा जाएगा कोर्ट की तरफ से। लेकिन सीधे आप सीजेआई के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, सीधे आप सीजेआई को कह रहे हैं कि देश में गृह युद्ध के लिए सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जिम्मेदार है, नाम लेके अगर कह रहे हैं तो छोटी मोटी बात नहीं हो सकती है, बहुत गंभीर मसला है। इसलिए यहां पर यह मामला सिर्फ वक्फ बोर्ड या वक्फ बिल का नहीं है अमलेंदु जी, मामला जो है कि आप कैसे यहां एक रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आता है तो आप कितना उतावले हो जाते हैं, यह मामला। हाँ बिल्कुल, ये मामला है। और राजीव जी, जो महत्वपूर्ण बात है कि सरकार जो थी वो खुद पहुंच गई थी जब सुप्रीम कोर्ट, और ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है कि भाई आपके पक्ष में अगर नहीं आएगा फैसला तो आप अदालतों को धमकाने लगेंगे। और ये धमकाने की एक तरीके से चीज़ें हुई बीजेपी की तरफ से कि सीधे सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई को धमकाया जाने लगा, और ये कहा जाने लगा कि साहब ये तो मतलब जो सुप्रीम कोर्ट को लेकर राजीव जी भद्दी टिप्पणियाँ सोशल मीडिया पर हुई,
और जो शब्द इस्तेमाल किए गए वो हम लोग इस्तेमाल कर नहीं सकते, क्योंकि हम लोग तो पत्रकारिता के कुछ नियमों से बंधे हुए हैं। और यही बात जो थी वो याचिकाओं में कही गई सुप्रीम कोर्ट में, कि सुप्रीम कोर्ट के लिए जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, और यहाँ तक कि राजीव जी जो एक एडवोकेट हैं RD अग्रवाल, जो कि सरकार के समर्थक समझे जाते हैं, उन्होंने भी एक याचिका दायर की है कि इस तरीके से CGI को लक्षित करना और सुप्रीम कोर्ट को लक्षित करना ये ठीक नहीं है, और इन राजनेताओं की इस बयानबाजी पर अब पाबंदी लगाई जाए। यानी जो सरकार के समर्थक लोग समझे जाते हैं राजीव जी, वो भी जो है इस बात को लेकर एक तरह से कह रहे हैं कि ये खुली छूट जो इस तरीके के लोगों को दी गई है वो नहीं दी जानी चाहिए। ये चीज़ें सामने आ रही हैं, तो ये धमकाने का एक प्रयास जो था वो किया गया। और समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं जावेद अली खान, राज्यसभा के सांसद हैं राजीव जी, और उन्होंने जो था वो जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला और सरकार की तरफ से उनका वकील पहुंच गया कि साहब हमको समय दे दिया जाए, और जब उनसे पूछा जा रहा था कि आपने इस पर क्या है, आपका इस पर क्या है, तो वो कह रहे थे कि आप इसको छोड़ दी, हर बात पे जो कह रहे थे। इस पर उन्होंने एक बड़ा मज़ेदार ट्वीट किया। उनका कहना था कि मोदी जी का वक्फ कानून अभी सरकारी वकील भी इसे नहीं समझ पाया, हफ्ते भर का समय मांगा है जवाब देने के लिए जी। तो यानी सरकार का वकील जो है खुद नहीं समझ पाया था, हफ्ते भर का समय मांग रहा था। इसको लेकर ये इस तरीके के तंज कसे गए, और जब पहुंचा सरकार का वकील राजीव जी, तो जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा था वही बातें सरकार का वकील लेकर पहुंचा कि साहब ठीक है, हम इस पर आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको इंटरिम आदेश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम ये सारी बातें खुद मानते हैं और इसको रिकॉर्ड पर लिया जाए। तो जब सरकार ने खुद मान लिया कि इस कानून पर आगे नहीं बढ़ेगी और कोई नया उसमें बदलाव नहीं करेगी, तो फिर अदालत को इंटरिम आदेश देने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो सरकार का ये हलफनामा वहाँ दायर है, इसलिए सरकार इस पर आगे नहीं बढ़ सकती जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का कोई नया आदेश नहीं आ जाता। राजीव जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का जब तक नया आदेश नहीं आ जाता तब तक सरकार आगे नहीं बढ़ेगी। हलफनामा दायर कर चुकी है सरकार, लेकिन साथ साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो अपना उसके सामने जो अपना हलफनामा उसने दायर किया है, उस हलफनामे में भी बहुत सारे सवाल हैं। जैसे कि प्रतिवादी का मामला सबसे ऊपर यह है कि एक बार वक्फ बनने के बाद उसका पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन वक्फ को विनियमित करने वाले अधिनियमों के विभिन्न प्रावधानों के तहत अनिवार्य है। ये सारी चीजें उन्होंने वही धारा जो 3R है उसका जिक्र यहां बार बार किया गया है। और ये जो सेक्शन, और इसमें यह है कि अगर संशोधन का उद्देश्य पंजीकरण पर जोर देना है तो ऐसी चिंता 1995 में असंशोधित वक्फ अधिनियम द्वारा धारा 36 द्वारा पहले ही दूर कर दी गई है, और यह धारा 3 में संशोधन की आवश्यकता को समाप्त कर देगा। यहां बिल्कुल कानूनी दांव पेच खेलने की कोशिश और बहुत महत्वपूर्ण बातें यहां रखी गई हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कि आखिर अगर आप धारा 3 लेके आ रहे हैं तो ऑलरेडी ये मामला जो है 1995 का जो संशोधन कानून है उसमें ये ऑलरेडी आ चुका है धारा 36 के हिसाब से, और ये भी कहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कि वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों CEO के अनुसार 31 अक्टूबर 2024 तक वक्फ संपत्तियों की संख्या 3,30,008 है, जबकि सरकार का हलफनामा बताता है कि 2025 में संपत्तियों की संख्या 6,65,476 है। यानी जस्ट डबल बता रहा है सरकार का हलफनामा। और इसी को लेकर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आपने जो आंकड़े दिए हैं उन पर विवाद है और आपको उन्हें वेरीफाई करना पड़ेगा, ये था। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये भी कहना है कि ये बड़ा अंतर है और सरकार गलत जानकारी दे रही है और सरकार आंकड़ों के साथ हेराफेरी कर रही है। तो ये आंकड़ों के साथ हेराफेरी राजीव जी कोई इसी केस में थोड़ी है, ये आंकड़ों के साथ हेराफेरी तो लगातार तमाम चीज़ों में होती रहती है, चाहे वो कोरोना काल के आंकड़े हो उनको लेकर हो, चाहे वो रोज़गार के आंकड़े हो उनको लेकर हो। ये कहा जाता है कि ये डाटालेस सरकार है, फ्री डेटा देने वाली सरकार जो है, जिसको कहा जाता था फ्री डेटा दे रही है। मोदी जी बहुत चाव के साथ बताते हैं कि साहब देखिए डाटा कितना सस्ता हमने कर दिया, यानी मोबाइल का डाटा। वो मोबाइल का डाटा सस्ता करने वाली सरकार के पास बेरोजगारी के आंकड़े नहीं हैं, अपराध के आंकड़े नहीं हैं, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है उसके आंकड़े नहीं हैं। और यहाँ भी जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आरोप ये है कि ये आंकड़े गलत हैं और जस्ट डबल जो है वो वक्फ संपत्तियों की संख्या बताई जा रही है, जबकि सरकार के ही जो वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके मुताबिक 31 अक्टूबर 2024 तक वक्फ संपत्तियों की संख्या 3,30,008 है, जबकि सरकार कह रही है कि 6,65,476, यानी जस्ट डबल जो है ये बताया जा रहा है। तो ये बड़ा अंतर है और सरकार आंकड़ों के साथ हेरफेर कर रही है, ये उनका कहना है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। जी बिल्कुल, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
अपनी दलीलों को बिल्कुल यहाँ मुस्तैदी के साथ, चुस्ती के साथ रखते हुए ये साफ दिख रहा है। और दूसरी तरफ सरकार है कि वो एक लंबा चौड़ा हलफनामा तो दायर कर दी, लेकिन सरकार के पास जो हलफनामा है उसमें बहुत सारे सवाल। अगर BR गवई यहाँ पर उसी जिस ढंग से, जिस चुस्ती स्फूर्ति के साथ संजीव खन्ना इस केस को 2 दिनों तक उन्होंने सुना और अंतरिम आदेश पारित किया, वैसे ही वो देखेंगे अगर, तो यहाँ मामला कुछ और निकल के आएगा। हो सकता है कि इसको वापस लेना पड़े सरकार को, ये भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल राजीव जी, हो सकता है कि इसको लेकर जो सरकार बाकायदा यू टर्न ले, जैसे कि पहले भी तपस्या में कमी रह चुकी है हमारे प्रधानमंत्री की, तो हो सकता है कि करें। लेकिन ये भी राजीव जी, अगर सरकार वापस लेती है तो उसके लिए संसद का सत्र बुलाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि शायद अगर संसद का कोई विशेष सत्र बुलाकर वापस लिया जाता है तो बात अलग है, वरना मानसून सत्र से पहले नहीं हो सकता। और मानसून सत्र से पहले इस पर कोई ना कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ जाएगा। तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी हार जो है वो सरकार की यहाँ हो। दूसरी बात राजीव जी ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट में सरकार की हार होती है तो सरकार इस हार को अपनी जीत संसद में नहीं बदल सकती, और इसलिए नहीं बदल सकती क्योंकि अब नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है कि आपने जो एक अन्याय कर दिया, अगर सुप्रीम कोर्ट उसको ठीक कर रहा है तो आप फिर ये अन्याय करने के लिए अब सरकार के साथ खड़े नहीं हो सकते। और राजीव जी अब इन दलों के सामने ये होगा कि ये कहें कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको मानते हो। केसी त्यागी जो जनता दल यू के बड़े नेता हैं, पहले मुख्य प्रवक्ता हुआ करते थे, अब नहीं है मुख्य प्रवक्ता, लेकिन उनका थोड़े दिन पहले बयान आया था कि वक्फ बोर्ड पर जो भी सरकार का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो मान्य होगा, सुप्रीम कोर्ट इसमें आदेश देने में सक्षम है। तो यानी कि एक तरफ से जनता दल यू की तरफ से ये संकेत दे दिया गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जेडीयू नहीं खड़ा होगा। इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, चूँकि जिस तरीके से जनता दल यू खड़ा हुआ सरकार के साथ वक्फ बोर्ड पे इस कानून को लेकर, उसके खिलाफ जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आई बिहार में, उसके बाद नीतीश कुमार को समझ में आ गया, चिराग पासवान को भी समझ में आया और चंद्रबाबू नायडू को भी समझ में आ रहा है कि मोदी सरकार के साथ इस मसले पर खड़े होकर इन दलों ने बड़ी गलती कर दी है और अपने मतदाताओं के साथ इन्होंने विश्वासघात किया है। ऐसा संदेश जनता के बीच जा रहा है। तो ये अब इनके लिए एक, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देता है तो इनके लिए एक कोर्स करेक्शन करने का एक मौका भी होगा कि हम सरकार के साथ अब इस पे खड़े नहीं होंगे अगर सरकार इसको, कानून को, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलने के लिए कुछ लेकर आती है। और अगर बदलती भी राजीव जी तो फिर जिन आधार पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा वो संविधान पीठ में भी रहेगा, क्योंकि यहाँ संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 से लेकर 26 तक 29, 30 और 301 का उल्लंघन किया गया है। इस तरीके की याचिकाओं में दावा किया गया है। तो अगर इस आधार पर आता है तो फिर ये संसद से भी फिर इसको पलटा नहीं जा सकेगा राजीव जी, क्योंकि संविधान के अधिनियम है उनका आप उल्लंघन नहीं कर सकते। और ये बात बार बार आ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है, बार बार स्पष्ट कर चुका है कि संविधान के मूल ढांचे के साथ किसी भी तरीके का कोई बदलाव संसद नहीं कर सकती। आप संविधान संशोधन करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप संविधान की मूल आत्मा जो है उससे आप कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये आदेश संविधान पीठ कई बार जो है सुप्रीम कोर्ट की कर चुकी है। खासतौर से जो केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार का मामला है उसमें 13 जजों की खंडपीठ जो थी, संविधान पीठ थी, वो 7/6 के बहुमत के साथ ये पहले ही घोषणा कर चुकी है कि इस कानून, मतलब इसमें आप संविधान के मूल ढांचे पर कोई आप प्रहार नहीं कर सकते, आप इसको नहीं बदल सकते। तो अगर ये आदेश आता है राजीव जी तो ये संविधान के मूल ढांचे पर हमला है, इसी के आधार पर आएगा। चूंकि जो याचिकाओं में तर्क दिए गए हैं वो संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 से लेकर 26 तक, अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 300A जो कि एक तरीके से मूल अधिकार समझे जा सकते हैं, उन पर यह प्रहार है। इसको लेकर ये कहा गया है कि आप मुसलमानों को उनके धार्मिक कर्तव्य से रोकते हैं, जो सबको बराबरी का अधिकार देता है, आप उस पर हमला कर रहे हैं। तो यानी जो संविधान का मूल ढांचा है उस पर यह कानून प्रहार करता है। इसी के आधार पर ये याचिकाएं दायर की गई हैं और इसी को लेकर राजीव जी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछे। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछे। और हम बात कर रहे हैं वक्फ संशोधन कानून की, और उस पर आज सुनवाई 2 बजे से थी। पहले से बिल्कुल 2 बजे खचाखच भर गया कोर्ट नंबर 1, और वहां तीनों जज आ गए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और उनके 2 साथी बाएं और दाएं, एक तरफ संजय कुमार, जस्टिस संजय कुमार, और दूसरी तरफ KV विश्वनाथन। ये दोनों जज और बीच में बैठे हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपनी बात रखना शुरू की और उन्होंने कहा कि चूंकि ये मामला गंभीर है और मेरे पास सरकारी पक्ष की तरफ से भी, यानी सरकार की तरफ से भी हलफनामा आ चुका है, जो हमने सवाल पूछे थे उन सवालों का जवाब, लेकिन एक भारी भरकम
मोटे उसमें कागज के साथ, और दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरी याचिकाएं जो लगाई गई हैं उनकी तरफ से भी हलफनामा आया हुआ है, और इन दोनों को पढ़ने में बहुत समय लगेगा। इन पर इतनी, और ये मामला चूंकि इतना गंभीर है कि इसकी गंभीरता को देखते हुए इतनी जल्दी आसानी से कोई भी फैसला नहीं सुनाया जा सकता है। लेकिन मेरे पास यानी सीजेआई संजीव खन्ना के पास समय की कमी है, क्योंकि वो 13 मई को रिटायर हो रहे हैं और 14 मई को जस्टिस BR गवई उस पद पे आसीन हो रहे हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सर, ये हम जानते हैं, हम तो चाहते थे मिलॉर्ड कि आपके सामने हम कई सारे सवालों का जवाब रखें, लेकिन ये दुख है हम लोगों को कि आप रिटायर हो रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि ये दुख की बात नहीं है, मैं तो इस रिटायरमेंट का इंतजार कर रहा हूं। तो 13 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, 14 तारीख को शपथ लेंगे BR गवई और 15 तारीख को इस पर सुनवाई होगी। लेकिन इसके साथ साथ गवई को समय भी रहेगा इस पूरे केस को पढ़ने का। लेकिन साथ में ये भी है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो अपने वहां पर तथ्य रखे हैं, जो अपने पॉइंट्स रखे हैं, वो बहुत गंभीर हैं, जिसमें सेक्शन 3R का उल्लेख यानी धारा 3R जो है उसके बारे में बार बार बातचीत हुई है। और कहा गया है कि जब 1995 में इसमें संशोधन किया गया था इस कानून में, तो उस समय ऑलरेडी सेक्शन 36 जो है वो बना हुआ था। आप उसको खत्म करना चाहते हैं। और रजिस्ट्री की बात है कि आखिर वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या है। आप जब रजिस्ट्री का कागज मांगेंगे और जिसके पास कागज नहीं है वो क्या करेगा। तो मामला बहुत पेचीदा है और इस मामले पर बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत, दलीलों की जरूरत और पेशेंस की जरूरत है। लेकिन मामला जैसे ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ जाता है, वैसे ही बीजेपी जो है वो उसके नेता मुखर हो जाते हैं। वो सीधे सीजेआई पर कटाक्ष करने लगते हैं, व्यंग करने लगते हैं और सीधे आरोप लगाने लगते हैं। अब ये वो जाने, और कोर्ट में चूंकि मामला है यानी निशिकांत दुबे जाने, और मामला कोर्ट में है, लेकिन बहुत गंभीर है ये मामला, पूरा का पूरा गंभीर है। 15 तारीख को इस पर सुनवाई होनी है अमलेंदु जी। लेकिन और क्या कुछ है, कुछ खबरें और आई हैं इसमें, इससे रिलेटेड वो बताइए। और जरूरी है कि एक तरफ कपिल सिब्बल, दूसरी तरफ अभिषेक मनु सिंघवी, दोनों बहुत ही, कल ही बात हो रही थी अभिषेक मनु सिंघवी के, जो आप वीडियो आपने देखा होगा, पॉडकास्ट हमारे साथ हर फोर्टनाइटली करते हैं, स्ट्रेट टॉक विथ अभिषेक मनु सिंघवी। हर 15 दिन में आप उनके साथ, हाँ, हमारे इसी चैनल पर आप उनके साथ हमारी बातचीत देखिए। 15 दिनों का पूरा लेखा जोखा, और साथ में उसके कानूनी पहलू जो हैं, पॉलिटिकल पहलू, जो सियासी पहलू हैं वो तो है ही, कानूनी पक्ष भी उनसे हम समझते हैं, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी को क्यों आखिर नोटिस भेजा गया, जबकि ईडी ने 55 घंटे राहुल गांधी से पूछताछ की, नेशनल हेराल्ड मामले की बात कर रहा हूं मैं, और 10 घंटे सोनिया गांधी से बात की। उसके बाद चार्जशीट जमा होने के बाद आखिर नोटिस क्यों भेजा गया है, उसमें भी उसका भी जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर सुनवाई 8 तारीख को होनी है। इसी 8 तारीख को 3 दिन बाद सुनवाई होनी है, और उसमें अगर हो सकता है कि वो वहीं खारिज हो जाए, केस ही खारिज हो जाए। लेकिन एक तो ये बात, दूसरी बात महत्वपूर्ण, वक्फ पे जो उन्होंने बात कही थी कि ये मामला बहुत पेचीदा नहीं है, यहां पर सरकार ने इसको पेचीदा बना दिया है और सरकार यहां अटकी हुई है, ये साफ दिखाई दे रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी का ये जो टॉक शो, हमारा जो पॉडकास्ट है, ये इसका लिंक यहाँ पे है, आप देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ऊपर लिंक है, आप उसको अगर नहीं देखे हो तो देखिएगा ज़रूर। लेकिन दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण इसलिए यहाँ पर चर्चा, इस बात को हम यहाँ रख रहे हैं क्योंकि अब 15 तारीख को इस पर सुनवाई होनी है। नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पर वक्फ बिल पर सुनवाई करेंगे, वक्फ कानून पर सुनवाई करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या, जब पहलगाम का मामला सामने है तो इस मामले को दबा दिया गया है मीडिया के जरिए, नेताओं के जरिए, या कुछ और है? पहलगाम के लेकर एक याचिका भी लगी थी वहां कोर्ट में, और उस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, इस तरीके से तय थोड़ी होता है। और सुप्रीम कोर्ट तो राजीव जी फटकार लगा रहा था, लेकिन हमारे गृह मंत्री जो हैं वो कल एक कार्यक्रम में कह रहे थे कि आप जो चाहते हैं वैसा ही होगा। तो अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है कि नहीं है, आखिर क्या चाहते हैं? तो मतलब कि आप जनता जो चाहती है उसके फैसले भी सरकार इस तरीके से खुली सभा में घोषणा करके करेगी। मुझे लगता है कि इस पर थोड़ी सी गंभीरता जो है जताई जानी चाहिए। सलमान खुर्शीद की टिप्पणी आ गई है राजीव जी इस मसले पर,
इस वक्फ बोर्ड के मसले पर एक छोटी, हालांकि बहुत छोटी सी टिप्पणी उनकी है बाहर निकलकर, उसको भी सुन सकते, जो सलमान खुर्शीद भी राजीव जी मौजूद थे इस मामले में, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सीयू सिंह, राजीव धवन, कई बड़े अधिवक्ता जो थे वो इस मामले में सब मौजूद थे, तो हम लोग सुन भी सकते हैं चाहे तो। जी बिल्कुल, सलमान खुर्शीद ने क्या कुछ कहा है, अगर सुनवा पाए, मैं अपनी टीम को कहूंगा तो जरूर सुनवाएं, और बहुत महत्वपूर्ण है उनकी बात जरा सुन लेते हैं। चलिए सुन लेते हैं सलमान खुर्शीद, ये भी इस मसले पे अपनी बात रख रहे थे। खुर्शीद साहब ने क्या कहा है, सुनिए। सुनवाई में ये मामला आप समझते हैं निपट सकता है? अब ये कहना बड़ा मुश्किल, ये तो आप जज से पूछेंगे तो जज बताएगा। हमारी पूरी तैयारी है और मजबूत तैयारी है। सर एक छोटा, बहुत मजबूत तैयारी है कह रहे हैं सलमान खुर्शीद साहब। तो सलमान खुर्शीद हैं, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, कपिल सिब्बल हैं, ये तमाम वरिष्ठ वकीलों की टोली वक्फ कानून के खिलाफ, नए कानून के खिलाफ यहां सरकार से मोर्चा लिए हुए कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मामला, और इस पर अगली सुनवाई 15 तारीख को। लेकिन यहां पर एक बात यह भी है कि कई लोग कह रहे हैं कि अरे संजीव खन्ना तो यही करने वाले थे, उन्होंने अब गेंद को दूसरे पाले में कर दिया है। लेकिन दोस्तों एक बात जरूर आपसे कहना चाहूंगा, ये मामला गंभीर है। संजीव खन्ना अगर कुछ भी यहां फैसला सुना दें तो कल को, और बिना देखे हुए, जजेज हमेशा नाप तौल के चारों तरफ से, और कोर्ट में देर है अंधेर नहीं कहा जाता है ना, तो यहां पर सुनवाई होगी, और सुनवाई अच्छे से हो तो ज्यादा बेहतर है। अमलेंदु जी बिल्कुल राजीव जी, सुनवाई हो बेहतर है। और दूसरी बात यह कि अगर आज आदेश भी आता तो आज इंटरिम आदेश ही आता, चूंकि सरकार का हलफनामा पहुंचा हुआ है और सरकार के हलफनामे के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हलफनामा पहुंचा हुआ है, यानी फिर उस पर बहस होती, और अगर उस पर बहस होगी राजीव जी तो ये मामला आगे बढ़ेगा। इसीलिए जस्टिस संजीव खन्ना ने ये ऐसे बेंच को ट्रांसफर किया अपनी जगह नई CJI आ रहे हैं, ताकि जब इस पर बहस हो तो उनके पास समय हो इस पर आदेश देने के लिए। जहाँ तक इंटरिम आदेश की बात है, रिलीफ की बात है, वो रिलीफ ऑलरेडी जस्टिस संजीव खन्ना दे चुके हैं। तो ये कानूनी दांव पेच है, और जैसा कि कहा सलमान खुर्शीद को भी हम लोगों ने सुना कि भाई ये तो जज बताएगा क्या है, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है, तो दूसरे पक्ष की तैयारी पूरी है। और CJI जस्टिस संजीव खन्ना ने आज साफ तौर पे कहा कि जो आंकड़े दिए गए हैं वो विवादास्पद हैं और इनको आपको सत्यापित करना होगा, यानी सरकार से कहा ये, तो ये साफ तौर पर समझा सकता है। तो इसलिए ये इस समय राजीव जी आदेश आ ही नहीं सकता था कोई, क्योंकि आदेश आने का मतलब है कि इस पर बहस हो। 10 तारीख को रिटायर हो जाएंगे जस्टिस संजीव खन्ना, तो जब रिटायरमेंट से पहले इतनी जल्दी इस पर आदेश आने की कोई संभावना नहीं है। कम से कम 4-5 दिन इस पर लंबी बहस चलेगी, चूँकि सरकार की तरफ से 1300 से ज़्यादा पन्नों का हलफनामा दायर हुआ है। इसके जवाब में हलफनामा दायर हुआ है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से 100 से ज़्यादा याचिकाएँ हैं, हालांकि 5 मुख्य याचिकाएँ, लेकिन उसमें जो हस्तक्षेप याचिकाएँ हैं वो लगभग 100 के आसपास हो गई हैं। अब ये नारायण गुरु के ट्रस्ट की जो वो भी इसमें याचिका पहुंच गई है। 6 राज्य सरकारों की याचिकाएं पहुंची हुई हैं जो बीजेपी शासित राज्य हैं, तो इसलिए इस पर बहस तो लंबी चलेगी। लेकिन फिलहाल जो रिलीफ मिलने का था वो रिलीफ एक फौरी तौर पर मिल चुका है। अब जो भी आदेश आएगा वो मुकम्मल होगा, और आशा यही की जा सकती है कि यहाँ सरकार को पीछे हटना पड़ेगा, चूंकि जो तर्क दिए गए हैं उन तर्कों के जवाब अभी भी जो सरकार का हलफनामा दाखिल हुआ है उसमें कोई ये नहीं बताया गया है कि ये कानून किस तरीके से संविधान के अनुच्छेद 14 या 15 या 21 से लेकर 26 तक या 30 या 300A इनका उल्लंघन नहीं करता है। इसका तरीके का कोई तर्क जो है, वाजिब तर्क जो है, वो सरकार की तरफ से राजीव जी नहीं दिया गया। तो इसलिए समझा यही जाता है कि बात जब सुप्रीम कोर्ट में आएगी तो सिर्फ भावनाओं से काम नहीं चलेगा, वहाँ आपको तर्क रखने पड़ेंगे। क्योंकि आपने जो कानून बताया है आप इसमें भी कागज मांग रहे हैं, तो जब इसमें आप कागज मांग रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में बात आपको कागजों पर ही करनी पड़ेगी, यानी संविधान के दायरे के अंदर आपको रहकर बात करनी पड़ेगी। संविधान के दायरे से बाहर ना सरकार जा सकती है, ना संसद जा सकती है, ना सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो इसलिए जो भी बात होगी वो संविधान के दायरे में होगी। इसलिए आशा ये व्यक्त की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को निरस्त करेगा, लेकिन बहस तो निश्चित तौर पर बहस होगी, बिना बहस नहीं हो सकती। बिना बहस निरस्त कुछ नहीं हो सकता। कोर्ट में जब मामला है तो बहस वहां कोर्ट में होना भी चाहिए, बहस होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि हर पहलू पर को टटोला जाएगा, हर बात का जवाब यहाँ मांगा जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जरूरी है कि बहस हो, और उम्मीद यही है कि जस्टिस BR गवई बहुत ही ईमानदारी के साथ इस केस को आगे बढ़ाएंगे, सुनेंगे, देखेंगे, और जजेस से ईमानदारी तो हमेशा उसकी उम्मीद रहती ही है। इसलिए जो लोग यहाँ उम्मीद लगाए इस न्याय के मंदिर में, जी हाँ बिल्कुल न्याय के मंदिर में उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनको न्याय मिले, यही उम्मीद हम भी करते हैं, यही आशा हम भी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये भी है कि अब 15 तारीख को इसकी सुनवाई होगी।
15 मई को सुनवाई होगी, तब तक इस केस पर अभी कुछ भी नहीं आना है। ये केस जहां है वहीं है और इस पर हलफनामे और बाकी चीज़ों पे अंदर खाने जो सवाल जवाब होंगे वो होंगे, लेकिन आज कोई भी किसी को भी कुछ भी सवाल, कोई भी नोटिस नहीं जारी किया गया है। आज सिर्फ डेट अगला बता दिया गया है कि अगली तारीख ये मुकर्रर की जा रही है 15 मई की, लेकिन इस बीच 13 मई को रिटायर हो जाएंगे सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना, सीजेआई संजीव खन्ना। तो संजीव खन्ना आगे के लिए भी इंतज़ार कर रहे हैं कि अगली उनकी पारी जो है वो कैसी होगी, वो उसका सबको इंतज़ार है। हो सकता है कि सीजेआई कुछ और करें, कहीं और लेक्चरर बन जाएं, कुछ और कर लें, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि एक अच्छा केस वो उनके हाथ में था और उसमें बहुत इंटरेस्ट आ गया सबको। आज इस चर्चा को अब यहीं समाप्त करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे इस ब्रेकिंग में। और महत्वपूर्ण बात यह दोस्तों की वक्फ कानून, उस पे अभी चर्चा बाकी है। जब जब इस मसले पे चर्चा होगी कोर्ट में, हम आपको सीधे लाइव लेकर आएंगे आपके सामने। आज इस चर्चा को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं, ये कि अब 15 मई को इस पर सुनवाई होनी है। नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की अध्यक्षता में इस पर सुनवाई होगी। तब तक मुझे और अमलेंदु जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।